आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज और शाम के बज चुके हैं शाम 6 बजे आप देखते हैं प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट वॉइस टेलीविजन उर्दू की लाइव नशरियात में। और शाम 6 बजे के ग्राउंड रिपोर्ट में हम ज़मीनी हकायक जो हैं वो आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं और दुनिया भर में जो कुछ बड़ा मामला होता है उस पर नज़र रखते हैं। फिलहाल हिंदुस्तान से लेकर दुनिया में आज सबकी नज़रें बजट पर थी। हिंदुस्तान में आज जो सरकार जो है वो जो बजट पेश करेगी, निर्मला सीतारमण मरकजी वजीर खजाना जो लगातार चौथी पांचवी बार या छठी बार हो सकता है बजट पेश करेंगी, तो इस बजट में क्या कुछ मुल्क की आवाम के लिए होगा, कितने टैक्स लगेंगे, कुल मिला के अगर आज देखा जाए तो बजट पे जो कुछ हमें समझ आया है उसके मुताबिक फिलहाल सस्ती जो चीज़ें हुई है उनमें सोना और चांदी कुछ खवातीन के लिए राहत का बड़ा काम किया। खुद खातून और ख़वातीन के जेवरात से लेकर दूसरी ज़रूरियात का ख्याल रखते हुए निर्मला सीतारमण ने इस बजट में सोने और चांदी की कीमतों में जो है कमी की है। दरमदाती मदनियात इंपोर्ट जो है उस पर भी अच्छी राहत मिल रही है। जेवरात जो इंपोर्ट जेवरात होते हैं उन पे भी अच्छी खासी राहत है। ख़ास तौर पे मरीज़ों के लिए और कैंसर के मरीज़ों की दवाइयों में अच्छी रियायत की बात की गई है इस बजट में। मोबाइल फ़ोन चूँकि IT का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का, और मोबाइल हर शख्स की अब ज़रूरत है, तो कैंसर की दवाइयों के साथ साथ मोबाइल फ़ोन की कीमतों में भी कमी हुई है। मोबाइल चार्जर साहब ज़ाहिर है, मोबाइल एसेसरीज हैं तो वो भी थोड़े सस्ते हुए हैं। सी फूड, समुंदर के आसपास के जो लोग रहते हैं उनके लिए राहत है। चमड़े का सामान, यूँ तो चमड़े के सामान में जूतों की बड़ी अहमियत होती है, लेकिन जूते क्या रहेंगे, कम होंगे या नहीं, लेकिन चमड़े के सामान की कीमतों में कमी की गई है। केमिकल जो पेट्रोकेमिकल हैं इनमें भी राहत दी गई है। सोलर एनर्जी पार्ट्स, ये जो सोलर एनर्जी के पार्ट्स हैं उनमें राहत दी गई है। टेलीकॉम का सामान महंगा हुआ है, टेलीकॉम सेक्टर के जो सामान है वो महंगे हुए हैं। प्लास्टिक की चीज़ें, आपका बाल्टीन अब महंगा हो गया है। आपके घर में प्लास्टिक यूजुअली हर घर में हर जगह पे यूज़ होता है, वो थोड़ा महंगा हो गया है। सोलर सेल जो बनाए जाते हैं उसमें होने वाला जो सोलर शीशा है वो भी थोड़ा महंगा हुआ है। अमोनियम नाइट्रेट जो है केमिकल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उसमें वो महंगा हुआ है। और इस बजट में अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के जो 42,277.74 करोड़ रुपए जो अब की बार मखसूस किया गया है, पिछले बजट से 1.2% ये ज़्यादा है। पिछला बजट आपको याद होगा 41,751.44 करोड़ रुपए का जो बजट था वो जो है उसमें 1.2% का इजाफा किया गया है। जम्मू कश्मीर के वसाइल को एक तफरीक देने के लिए जो है 40,619.3 करोड़ रुपए इसके लिए बतौर सेंट्रल एड के मखसूस रखे गए हैं। 7,900 करोड़ रुपए की रकम इसमें वो भी शामिल है जो हंगामी बुनियादों पर मंजूर की जाती है, डिज़ास्टर मंजूर की जाती है। और डिज़ास्टर में जो अखराजात पूरा करने के लिए यूनियन टेरिटरी डिज़ास्टर रिस्पांस फंड में उसके ग्रांट के लिए 279 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर के लिए मखसूस किए गए हैं। बजट में 624 मेगावाट कीरो हाइड्रो प्रोजेक्ट है, उसकी जो इक्विटी शराकत है उसके तौर पर 130 रुपये मखसूस किए गए हैं। 800 मेगावाट के रैटल पावर प्रोजेक्ट के लिए इक्विटी शराकत में 476.44 करोड़ रुपए की रकम मखसूस की गई है। और जम्मू के जहलम और तवी रिकवरी प्रोजेक्ट के अखराजात को पूरा करने के लिए 500 रुपये की ग्रांट जो है इस बजट में जम्मू कश्मीर के लिए रखी है। जहलम और तवी दो दरियाएँ, कश्मीर से जहलम, जम्मू से तवी। और ख़ास तौर पे पहली बार ऐसा हुआ है जम्मू कश्मीर की तारीख में, मरकजी बजट में जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए 9,799.42 करोड़ रुपए खसूसी तौर पे मखसूस किए गए हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए। बरह रास्त दिल्ली से बजट जम्मू कश्मीर पुलिस का मखसूस। और इसी बजट के बाद आम लोगों की भी हमने राय की है, अभी वक्त इजाज़त नहीं देता, हम आम लोगों की राय पे आपको जानेंगे। अक्सर ने इसे मिला जुला रद्दमल, इस पर रद्दमल का इजहार किया है और अक्सर इस पर कहते हैं कि ये बजट जो है कुछ ख़ास नहीं है, कुछ कहते हैं बहुत अच्छा है। अपने अपनी मंशा, अपनी अपनी राय, लेकिन इसी राय और मंशा के बीच में ज़रा हम हालात वाक़ात के साथ साथ आपको सियासत के एक उस पहलू से भी बाखबर करेंगे जो जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क की सियासत के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन पहले जम्मू कश्मीर के हालात में, जम्मू का खित्ते राजौरी का इलाका, खित्ते राजौरी के इलाके में आपको कल याद होगा मिलिटेंट्स का हमला हुआ था, फौज के नए नौसाख्ता कैंप पर हमला हुआ था। साथ में वहाँ पे एक वहाँ के BDC जो हैं DDC मेंबर, उनके रिश्तेदार पर भी हमला हुआ था जिसमें वो ज़ख्मी हुए थे और उनके साथ साथ फौज का एक जवान ज़ख्मी होता है। ये कल ही की बात है, लेकिन आज सुबह सुबह पहली खबर यही आई कि जम्मू के पुंछ ज़िले के बटल सेक्टर में एक बार फिर इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश हुई है और फौज ने
इस कोशिश को नाकाम बनाया है और ये फौज ने इसका दावा भी किया। और जम्मू में फौज ने ट्विटर पर, एक्स पर एक पोस्ट में इसकी जानकारी देते हुए बताया कि सुबह 3 बजे लाइन ऑफ कंट्रोल के बटल सेक्टर में दरअंदाजी इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की गई और इससे चौकस फौज ने नाकाम बना दिया और इसमें फायरिंग का भारी तबादला हुआ और इसमें फौज के एक जवान जख्मी भी हुआ है। मिलिटेंट्स का क्या नुकसान हुआ उसके बारे में कोई इसकी जानकारी नहीं दी गई है। कौन मिलिटेंट मारा गया, कोई मारा गया, नहीं मारा गया, कोई जानकारी नहीं है। लेकिन आपको अब जरा दूसरे सूरत हाल से रोशनास करते हैं। कांवड़ की यात्रा और कांवड़ की यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश की सरकार ने अब की बार कोई लिहाज नहीं किया था। आमतौर पर इल्जाम यह है कि यूपी में योगी की सरकार ने वहां दुकानदारों को, होटल मालिकान को, ढाबे वालों को, जो भी कांवड़ यात्रा के रास्ते में आ रहे थे, उनको बताया कि अपने नाम अपनी दुकान पे आवेजान रखें, अपने यहाँ कारीगरों के नाम आवेजान रखें। और आमतौर पे इसमें यही बताया जाने लगा, आमतौर पे अंदाज़ा यही किया जाने लगा कि मखसूस फ़िरके को, मुसलमानों को पर्टिकुलरली टारगेट किया जा रहा है ताकि यात्रा के दौरान जो लोग वहाँ से गुजरें तो वो ये जान सकें ये मुसलमान है, इसकी दुकान से ख़रीदारी नहीं करिए। एक तरह से सोशल बाइकाट का बताया गया कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो कर रही है और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा। मुल्क में भी इसमें बड़े सवाल उठे थे। इवन के कुछ सियासी जमातों ने, खासतौर पर जो बीजेपी अलायंस हैं, उन्होंने इस पर सवाल उठाते हुए बताया कि नीतीश कुमार को खासतौर पर जनता दल यूनाइटेड के कश्मीर यूनिट ने, GM शाहीन ने बाज़ाब्ता तौर पर एक मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान मरकज़ी सरकार में नीतीश कुमार को मशवरा दिया कि इससे बाहर आ जाना चाहिए, सरकार से बाहर आ जाना चाहिए। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने कल अपने फैसले में राहत देते हुए बताया कि ऐसा किस देश में हुआ है, ऐसा हो नहीं सकता है, कोई बैच वैच नहीं। हाँ, इतना है कि आप अपनी दुकान पे, अपने कारोबार पे वेज और नॉन वेज, यानी आपके यहाँ गोश्त बिकता है या नहीं बिकता है, गोश्त पकाया जाता है नहीं पकाया जाता है, या आपकी सब्जी बनाते हैं तो ये है, इसके लिए वेज और नॉन वेज का बोर्ड लगा देना है। बाकी और कोई बोर्ड वगैरह लगाने की जरूरत नहीं, कोई भी मजहबी आइडेंटिफिकेशन की नहीं है, क्योंकि हिंदू में बहुत से लोग जो हैं वो गोश्त नहीं खाते हैं, गोश्त को टच करना है, गोश्त को तरफ देखना भी मुनासिब नहीं। और मुसलमानों में भी, उत्तर प्रदेश के आसपास कई इलाकों में मुसलमान भी गोश्त नहीं खाते हैं। तो ये मामला था और इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने जब राहत के साथ कल सुनाई और बताया कि मुल्क में डेमोक्रेसी चल रही है, एरोक्रेटिक रूल नहीं चल रहा है। इस पर आज सियासी जमातों का रद्द-ए-अमल आना शुरू हुआ। श्रीनगर में उमर अब्दुल्ला ने भी इस पे अपना आज रिएक्ट किया और उमर अब्दुल्ला ने इसको कहीं न कहीं अमरनाथ यात्रा के साथ जोड़ते हुए बताया कि अमरनाथ यात्रा से हिंदू गुजरते हैं लेकिन मुसलमान काम करते हैं। यहाँ मुसलमान या हिंदू यात्री को कांधों पे उठा के पवित्र गुफा तक ले जाते हैं। और यहाँ उमर अब्दुल्ला ने सवाल दूसरे उठाया, सवाल उसने RSS का उठाया, RSS को। लेकिन पहले जरा सुनिएगा उमर अब्दुल्ला ने क्या बताया कोविड यात्रा के हवाले से। ऐसा ऑर्डर कभी होना ही नहीं चाहिए था। अब कांवरियों के लिए जो है ये वहाँ पे ऐलान करते हैं कि वहाँ दुकानदारों के नाम होने चाहिए, ठीक है। अगर ये मुसलमानों को उस यात्रा से दूर रखने के लिए था तो खुदारा मुझे ये बताइए ना, यहाँ पे जब यात्रा होती है तो मुसलमानों के बिना वो यात्रा मुमकिन ही नहीं है। अमरनाथ की यात्रा करने वाले जो यात्री हैं वो मुसलमानों के कंधों पे बैठ के यात्रा करते हैं। यात्रा कश्मीर से होकर गुजरती है और पूरे मुस्लिम एरिया से होकर गुजरती है। 99.9% मुस्लिम एरिया है। उमर अब्दुल्ला बता रहे थे कि ये हिंदुस्तान में इस तरह की सियासत जो बीजेपी कर रही है, सिर्फ लोगों में उनको वो जानते हैं कि मुल्क में इस तरह की सियासत होगी तभी इस तरह का बंटवारा करने की वो कोशिश करेंगे बीजेपी वाले, तभी ये सब कुछ चल सकता है। ये उमर अब्दुल्ला बता रहे। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने बड़ा जो बीजेपी जो सरकार का फैसला है जिसमें सरकार ने सरकारी तकारीब में RSS की तकारीब में सरकारी मुलाजमीन को RSS की तकारीब में हिस्सा लेने और सरगर्मियों में हिस्सा लेने की जो इजाज़त दी है, उस पर जो पाबंदी उन पर थी उसको ख़त्म करने की बात की। उमर अब्दुल्ला ने कहा अब तो चलिए वहाँ पे वो RSS के दफातर में सरकारी मुलाजमीन को इजाज़त देते, तो जहाँ मुल्क में सरकारी मुलाजमीन में पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की तकारीब होती हैं उनके जर्जल से उससे जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे होते हैं, उसमें भी इजाज़त मिलनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला का ये सवाल और ये उमर अब्दुल्ला ने बात की। उमर अब्दुल्ला ने क्या बताया, इसी पे हम डॉक्टर ताहिर चौधरी बीजेपी के बड़े लीडर हैं, उनसे भी जानेंगे कि RSS बीजेपी एक ही बताया जाता है, तो क्या उनका राय। लेकिन पहले उमर अब्दुल्ला सुनिएगा। अगर यही करना है तो फिर सियासी पार्टियों पे भी जो बैन लगा है वो भी हटा दीजिए, क्योंकि RSS जो है एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। इसी तरह सियासी पार्टियां हैं, अगर वो चाहें तो इस तरह का ऑर्डर अगर वो इन्होंने लगाया है तो इसी तरह का ऑर्डर फिर सियासी पार्टियों के लिए भी होना चाहिए। आए सियासी मुलाजिम
और ये सरकारी मुलाजिम। ये उमर अब्दुल्ला का बयान था। लेकिन उमर अब्दुल्ला किसी बयान के पस मंजर में हमने बीजेपी के सीनियर लीडर डॉक्टर ताहिर चौधरी को लाइव लिया है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ताहिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। उमर अब्दुल्ला का बयान आपने सुना, हमने आपको सुनाने के लिए बताया। ताहिर साहब जरा बताइएगा, सरकारी मुलाजिम आरएसएस की फंक्शन में जाएगा, वहां तकारीब में हिस्सा लेगा, उनका जो भगवा झंडा है वो लहराएगा, फिर वो मुलाजिम कहाँ रहा? आम लोग यही पूछ रहे हैं। देखिए सनम जी, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं। उमर साहब ने जो बयान दिया उनकी अपनी सोच है और एक पॉलिटिकल लीडर होने के नाते उनका ये बयान है। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं। पहले तो आरएसएस जो है ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से आरएसएस का कोई लेना देना नहीं है। पहले आप एक ये चीज़ क्लियर कर लीजिए। आरएसएस के मोहन भागवत साहब की अगर बात करें, उन्होंने जब जब भी पब्लिक के साथ खिताब किया, हिंदुस्तान के अवाम के साथ, कभी भी उन्होंने तोड़ने की बात नहीं की, हमेशा उन्होंने जोड़ने की बात की। और आरएसएस एक वो ऑर्गेनाइजेशन है जो सदियों से हिंदुस्तान में जहां जहां पे भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं वहां पे भलाई का काम करते हैं। कभी भी नफरत की बात आरएसएस ने नहीं की है। आरएसएस के इतने स्कूल, इतने कॉलेजेस, इतने इस ऑर्गेनाइजेशन के पूरे हिंदुस्तान में चल रहे हैं जहां पे हिंदू बच्चे भी पढ़ते हैं, मुसलमान बच्चे भी पढ़ते हैं। ये चीज मैं आपके नॉलेज के लिए और उमर अब्दुल्ला साहब के नॉलेज के लिए बता दूं। आरएसएस हजारों लाखों लोगों के ऑपरेशंस करवाते हैं, उसमें ये नहीं देखते कि ये असलम है या ये रमेश है या ये सुरेश है, किसी का नाम नहीं देखा जाता, काम किया जाता है। आरएसएस ने आज तक जितना भी काम हिंदुस्तान में किया है उसको सराहना करनी चाहिए। आरएसएस के ऊपर जो 60 साल पहले कोई प्रतिबंध ये लगाया गया था उसको हटाया गया, उसको सभी ने वेलकम किया है। मुझे लगता है उमर साहब को भी वेलकम करना चाहिए था, लेकिन उमर साहब को शायद इस चीज का एहसास नहीं होगा। वो उसको पॉलिटिकल पार्टी का साथ जोड़ रही है। आरएसएस का पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई भी लेना देना। आम मुसलमान हूं, मैं भी मुसलमान हूं, हमारे घरों में भी आरएसएस का डिस्कस होता है, बाहर में डिस्कस होता है। जब भी आरएसएस का मुसलमान लेता है, बीजेपी के नाम लेता है, तो आरएसएस को पहले ही जोड़ देता है साथ में। वो बीजेपी और आरएसएस को मुसलमान खाम तौर पे नाम लेता है। और जब भी आरएसएस का नाम आता है तो मुसलमान तौबा तौबा शुरू कर देता है, कहता है कि सारे मुसलमान के लिए, मैं आम मुसलमान है वो कहता है कि मुसलमानों पे जितने भी जुल्म हो रहे हैं सब तो आरएसएस करवा रही है। नहीं, देखिए, ये लोगों के बीच में एक जहर घोलने की बात की जाती है। आपके जैसे, हमारे जैसे ही हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह की चीजें लोगों के बीच में पहुंचाते हैं कि आरएसएस ऐसा करती है। मैं बहुत लंबे टाइम से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, बहुत लंबे टाइम से। ये चीज मैं आपको इसलिए कह रहा हूं। और मैंने आरएसएस को, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी और जो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, सेवा भारती और बाकी ऑर्गेनाइजेशन है, इनको बहुत करीब से देखा है। इनके प्रोग्राम मैंने अटेंड किए, इनके बीच में गया हूँ, इनके लोगों से मिला हूँ। और मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन का जो काम करने का तरीका, जो वर्किंग का कल्चर है, उसमें किसी हिंदू मुसलमान या किसी और मजहब की बात नहीं की जाती। सबको एक साथ लेके मुसलमानों को हिंदुस्तान में, जब मुसलमानों को, मैं ताहिर साहब, मैं खुद चूंकि बहुत करीब से दुनिया को देखने की कोशिश करता हूँ, देख नहीं पाता हूँ। मैं जब भी हिंदू मुसलमानों पे कहीं पे भी बलवे हुए, दंगे हुए, कहीं पे भी मुसलमान को गाय के नाम पे मारा गया, गोश्त के नाम पे मारा गया, बाकी चीज़ों के नाम पे मारा गया, वो जो पार्टीज है उनका लिंक जो है, जो मारने वाले होते हैं, चाहे वो जिस पे बजरंगी जो या दूसरे हों, उनका लिंक जो है आखिरकार आरएसएस से ही जुड़ता है। नहीं, एजाज सनम जी, मैं आपको चीज क्लियर करूं। जब इस तरह के दंगे हुए, मैं मानता हूं बड़ी सारी लिंचेस के केसेस हुए, लोगों के घरों से बिरयानियों के सैंपल उठाए गए, बहुत कुछ किया गया। बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं, ऐसे शरारती लोग होते हैं, वो हर जगह पे होते हैं, कि उन लोगों की तरफ से किया गया। और उस टाइम पे बार बार प्रधानमंत्री साहब ने भी इस चीज का बयान दिया कि ऐसे लोगों को नहीं बख्शा जाएगा। और आरएसएस के हाईकमान की तरफ से भी ये बयान है कि ऐसी घटनाएं हिंदुस्तान के, भारत देश के अंदर नहीं होनी चाहिए। भारत देश एक एकता का देश है, सभी मजहबों का देश है, सभी धर्मों का देश है, और ये एक रवायत है, ये कायम रहनी चाहिए। ये चीजें भी सामने आई, लेकिन बहुत सारे लोग हैं इस चीज को बदनाम करने के लिए, इस चीज को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने के लिए, इस चीज को गलत रंग देने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। कतई नहीं मैं बहुत कीमती है। मैं लास्ट पे एक सवाल आपसे जानना चाहूंगा। एक मिनट आपका और दूंगा। जम्मू कश्मीर की मैं एग्जांपल दे दूं, सेवा भारती के स्कूल जम्मू कश्मीर में भी चल रहे हैं। आप खुद जाके ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग कीजिए, वहां पे बहुत सारे मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है, जिनको 1 रुपया भी नहीं उन बच्चों से लिया जाता है, ना मुसलमान बच्चों से लिया जाता है, ना हिंदू बच्चों से लिया जाता है। और वो परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं जिनके परिवारों को मिलिटेंट्स ने मार दिया, जिनके परिवारों को कोई नुकसान हो गया, जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं है, मुस्लिम बच्चों की बात कर रहा हूँ, वो बच्चे भी सेवा भारती के स्कूल में पढ़ते हैं। तो आरएसएस
और उनकी जो आगे ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भारत देश के अंदर हमेशा एकता की बात की है, जोड़ने की बात की है, देश की तरक्की की बात की है, जबकि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, ये तो आप लोगों की जिम्मेदारी थी, आप लोगों को बताते कि आरएसएस ये नहीं है जो आपको बताया गया है, या आपको ये तो ये बीजेपी के और आरएसएस के कारकुनान की जिम्मेदारी थी, लोगों को समझाते। लेकिन एक सवाल मेरा लास्ट पे बनता है, क्या ज़रूरी है हमारी पोलिटिसाइज करना, हमारी ये जो हमारे सरकारी मुलाजमीन हैं, देश के मुलाजमीन हैं, इससे तो ये पोलिटिसाइज हो जाएंगे? नहीं, देखिए सनम जी, इस चीज को अलग रंग देने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारे बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स मस्जिद में जाते हैं, इज्तिमा अटेंड करने जाते हैं, बड़े बड़े मौलानाओं की जब कॉन्फ्रेंस होती है हिंदुस्तान के अंदर, चाहे जम्मू कश्मीर के अंदर, तो उसमें आईएएस ऑफिसर भी बैठा होता है, आईपीएस ऑफिसर भी मुस्लिम बैठा होता है, बहुत बड़े लोग बैठे होते हैं। क्या आरएसएस रिलीजियस गैदरिंग करती है? आरएसएस रिलीजियस गैदरिंग नहीं करती। नहीं, मैं आपको बताऊं, चीज क्लियर करूं। आरएसएस भी उसी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें अगर मैं चला जाऊं या आप चले जाएं, उनको इस चीज से कोई आपत्ति नहीं है। भारतीय होना चाहिए, भारत की बात करने वाला होना चाहिए, तिरंगे को आगे लेके चलने वाला होना चाहिए। आरएसएस के लोग उसको सलूट करते हैं। नहीं, वो तो हो गया पॉलिटिकल गैदरिंग, उसको हम कैसे, आमतौर पर ऐसी गैदरिंग्स पॉलिटिकल होती हैं जिसमें सब लोग जाएं। रिलीजियस गैदरिंग में मुसलमानों के जाते हैं, आईएस जाते हैं, वो मुसलमान जाते हैं, वो रिलीजियस फंक्शन होता है, खुतबे नमाज में जाते हैं, खुतबे में जाते हैं, शब में जाते हैं, उसके अलावा वो और कहीं भी किसी फंक्शन में नहीं जाते ना, उसके अलावा किसी भी ऐसी फंक्शन में नहीं जाते जहां एजेंडा। देखिए 60 साल पहले जिस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ये प्रतिबंध लगाया गया था कि वहां पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, गवर्नमेंट सर्वेंट्स नहीं आ सकते, तो 60 साल के बाद अगर उसको हटाया गया है और लोग अगर जा सकेंगे खुले दिल से, तो मुझे लगता है किसी को उसके कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। चलिए, आपको लगता है कोई आपत्ति नहीं होती। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, हमें इसके तफसील से बताने के लिए। और इस पे अब आपको नाज़रीन बताते चलें कि मामला जो है आरएसएस में अब सरकारी मुलाजिम उनकी गैदरिंग्स में, उनकी फंक्शन में बाज़ाब्ता तौर पे शिरकत कर सकते हैं। ये पाबंदी लगी थी, इसको हटा दिया गया है। और अब नाज़रीन सियासत में एक और रुख लेते हैं। पिछले हफ्ते से या पिछले 15 दिनों से कश्मीर में जहां पीडीपी में जाने का नहीं बल्कि आने की बातें की जा रही थी, वहीं कांग्रेस में भी ऐसी कुछ खबरें आ रही थी और इनमें कुछ नाम भी लिए जा रहे थे। पिछले दिनों तो बहुत से बड़े नाम लिए जा रहे थे, बाद में उनकी कुछ लोगों ने तरदीद भी की। लेकिन आज सुबह हमने सोशल मीडिया देखा तो सोशल मीडिया में हमने उस्मान मजीद का नाम जो है, जो अपनी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट थे, वो उसमें आज उनके अपनी पार्टी का नाम हटा हुआ उनके सोशल मीडिया के अकाउंट से देखा गया। वाइस प्रेसिडेंट का नाम नहीं था। साथ ही उनके ऑफिस से एक स्टेटमेंट हुआ, वो स्टेटमेंट उनकी बांडीपोरा में हुई कुछ गैदरिंग्स के हवाले से था, तो उसमें पार्टी का नाम नहीं था। पता करने पे पता चला कि भाई कनी हो रही है, और ये कनी जो है, माफ़ कीजिएगा, कनी पंजाबी का वर्ड है, दैट मीन्स अलग हो रहे हैं, ये अलग हो रहे हैं, और ये अलग जो हो रहे हैं वो अपनी पार्टी से अलग हो रहे हैं। और जब अपनी पार्टी से उस्मान मजीद अलग होंगे तो कहाँ जाएंगे? तो पता करने पे मालूम हुआ कि भाई दिल्ली में कांग्रेस से बात चल चुकी है, मुकम्मल हो चुकी है, बस फाइनल नोट का इंतजार है। ये कुछ कांग्रेस हल्कों ने हमें बताया। आज भी श्रीनगर में कांग्रेस की गैदरिंग थी, हम भी वहाँ गए थे, तो हमें कुछ नाम वहाँ पे बताए गए कि ये बात कर रहा है। इवन कि हमने मोहम्मद अमीन भट्ट जो साहब का एमएलए भी रह चुके, उनका नाम भी जानने की कोशिश की, तो बताया गया कि भाई साहब बात उन्हें की थी लेकिन वो अप्रूव नहीं हुआ है। अप्रूव की बात की गई तो बताया गया कि बातचीत बहुत से लोगों की चल रही है, जैसे बानिहाल से अब्दुल मजीद वानी बानिहाली की बात भी की गई, बताया गया कि उनकी बात मुकम्मल हो चुकी है। कश्मीर से ताज मोहिद्दीन की बात भी बताई गई कि उनकी बात भी मुकम्मल हो चुकी है। कुछ और लोगों के नाम भी बताए गए कांग्रेस में जाने के, जो कांग्रेस के ही थे लेकिन कांग्रेस से अलहदा हुए थे, गुलाम नबी आज़ाद के। और उस्मान मजीद के से बराह रास्त अगर बात नहीं हुई, मेरे साथी की बात हुई, तो वहाँ से भी अगर उन्हें बराह रास्त नहीं बताया, लेकिन इशारों में अंदाज़ा हो ही गया कि उस्मान मजीद कांग्रेस में वापस जा रहे हैं। और कांग्रेस में वापस जाने की बात अगर की जाए तो उस्मान मजीद कांग्रेस के ही लीडर हैं, थे माजी में। कांग्रेस की लीडरशिप पे कांग्रेस से बांडीपोरा से इलेक्शन भी लड़ा, जीते, और उसके बाद मिनिस्टर भी रहे, एमएलए भी रहे, और फिर कुछ 2002 के बाद वो कांग्रेस से अलग हुए और अपनी पार्टी में चले गए, बतौर वाइस प्रेसिडेंट वहाँ पे काम करे थे। उस्मान मजीद 2002 के बाद कांग्रेस जो छोड़कर अपनी पार्टी में गए, माफ़ कीजिए 2020 के बाद, तो फिर
बात पते की निकल के आती है। और खबरें जो है हमारे पास, श्रीनगर में कांग्रेस दफ्तर पर कांग्रेस के कुछ लीडर कई लोगों का नाम बता रहे थे और बता रहे थे कि ये भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। अब कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, इस हवाले से हम तस्दीक नहीं कर रहे हैं। कुछ पे हमें यकीन नहीं हुआ, कुछ का हमें पता नहीं, कुछ पे हमें भरोसा नहीं। तीन ही चीज़ हम कह सकते हैं। लेकिन ये कांग्रेस की बात, पीडीपी में कल नहीं तो परसों बात बड़ी बन सकती है। कुछ और पीडीपी में नाम कल नहीं तो परसों, 2 दिन के बाद बड़े नाम दोबारा आ रहे हैं और पीडीपी के हल्कों से ये खबर। लेकिन श्रीनगर में कांग्रेस ने आज मुजाहिरा भी किया। ये श्रीनगर में पार्टी दफ्तर पर कांग्रेस का मुजाहिरा था। श्रीनगर में कांग्रेस के हेडक्वार्टर पर आज मुजाहिरा था। जम्मू कश्मीर में इंतखाबात, जम्मू कश्मीर में नए कवानीन और जम्मू कश्मीर में कवानीन के साथ साथ सरकार को दिए गए या गवर्नर को दिए गए इख्तियारात। और यूं कांग्रेस के कारकुनान ने पार्टी दफ्तर के अंदर हंगामा करने के बाद सड़क पर निकलने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उनकी ये कोशिश नाकाम बना दी, दरवाज़ा बंद कर दिया। उस दौरान कुछ दीवारों से फलाने की कोशिश की, सड़क पर जाने की कोशिश की, दरवाज़ा को खींचने की कोशिश की। और उस कोशिश में जब बाहर निकले तो पुलिस की गाड़ी तैयार थी। सबको पुलिस जो बाहर निकला उसको पुलिस की गाड़ी में बिठाया, सीधा थाने की हवा खिला दी। और यहाँ लीडरान बता रहे थे कि बीजेपी मुल्क में, जम्मू कश्मीर में हर जगह पे नाकाम है। और अब कश्मीर खास कर पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर के लिए पास करके यहाँ डिमोरलाइज करना चाहते हैं यहाँ के लोगों को, उसके खिलाफ है ये प्रोटेस्ट। हमारा जो रोज़गार छीना जा रहा है नौजवानों का, उसके खिलाफ है। नीट में देखिए क्या किया उन्होंने, कैसे नकल कर रहे हैं, कैसे सरमाएदारों के लड़कों को ये पेपर्स देते हैं, उसके खिलाफ है। खासकर जो हमारे स्टेट छीनी गई है 5 अगस्त 2019 को, उसके खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी ने अहद की निगरानी में सरबराही में पार्टी की एक मीटिंग भी मुनक्कद हुई और इस मीटिंग में पीडीपी की यौम तासीस के हवाले से लाहेअमल तैयार किया गया। मोहम्मद खुर्शीद आलम, जिनके बारे में आमतौर पर बहसत मैनेजर के माना जाता है और किसी भी चीज़ को कोई भी कितने कठिन हो उसको अगर हैंडल करना हो तो उसको मोहम्मद खुर्शीद आलम के बारे में आमतौर पर राय यही है कि उसको बड़े सलूक से और बड़ी खुश उसलूबी के साथ अंजाम तक पहुँचाते हैं। तो यौम तासीस के हवाले से बड़ा शो करना और बड़े शो में बड़े लोगों की आमद, और इस पर मोहम्मद खुर्शीद आलम जो काम कर रहे हैं, इस हवाले से आज उन्होंने बताया कि यौम तासीस आ रहा है और यौम तासीस पे के लिए हम वर्कआउट कर रहे हैं। मैं उन तमाम अहकामात को देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ जो 2019 के बाद 5 अगस्त के बाद आज तक ही निकले। हर हुक्म के दरमियान, इन बिटवीन द लाइन्स अगर आप देखेंगे, रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात और एहसासात को रौंदने का कहीं ना कहीं जिक्र होता है। दे वांट अस टू क्रम्बल। वो साइकोलॉजिकली हमें दबाकर 2 नंबरी बनाना चाहते हैं। महबूबा मुफ्ती एक वाहिद क़यादत है जो उनके डिज़ाइनर्स को समझती है। मोहम्मद खुर्शीद आलम बता रहे थे कि महबूबा मुफ्ती वाहिद लीडर है जो कश्मीरियों की बात कर रही है, दिल्ली के उनके अल्फाज के मुताबिक डिज़ाइनर्स को समझती है। और सिर्फ डिज़ाइनर्स के बीच में आपको बताएं कि आप देख रहे थे ग्राउंड रिपोर्ट सनम के साथ। फिलहाल ग्राउंड रिपोर्ट में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। कुछ ही पलों बाद आपके लिए लाया आ रहा है उर्दू खबरनामा, फिर रहेगा कश्मीरी खबरनामा। और रात 9 बजे दिन भर में आज हम कोशिश करेंगे कि उस्मान मजीद कहाँ जा रहा है जानने की कोशिश करेंगे, उन्हें मिलाने की। रात 9 बजे देखना ना भूलिए दिन भर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।